हमने बिहार में क्या करा? बिहार में हम कह रहे हैं भैया हमने गठबंधन कर लीजिए, हमने ढोल नगाड़े बजा दिए। पैन इंडिया लेवल पे अगर किसी ने मुसलमान यूथ को, नौजवानों को खास तौर से जो जागरूक किया है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, उत्तर प्रदेश में शौकत अली ने किया है। मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं ओवैसी साहब, वो 2004 से 2014 तक उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, जबकि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार के साथ। अब उस रिपोर्ट को आप पढ़िए तो उस रिपोर्ट में तो सारा इल्जाम मुसलमानों पे लगा दिया है। भाई हमने अपने अधिकार छोड़ दिए 68 सीटों पे, 70 सीटों की विधानसभा है, हमने कहा 2 सीटों पे लड़ रहे हैं। वो भी वो लोग लड़ रहे हैं जिनको इंसाफ की बड़ी जरूरत है, जो जेलों में बंद है, बेकसूर लोग हैं, जिन पे इल्जाम लगाए गए क्या क्या। माननीय इंदिरा गांधी जी मुरादाबाद आई भी थी यहाँ पर। एक आंदोलन बताइए अखिलेश यादव जी का कि वो सड़क पे उतर के आ गए। एक आंदोलन सनसी जो हुआ उसमें पुलिस की गोली से कितने मुसलमान मरे, कितने नमाजी मरे, कितनों का पोस्टमार्टम हुआ। जो वहाँ पे दंगा भड़का रहे थे आज मंत्री बने बैठे हैं बीजेपी सरकार। बेहतर कौन है ओवैसी साहब के लिए गठबंधन के लिए? उन्होंने दंगा भड़काया है ना। बीजेपी हरानी जरूरी है, मुस्लिम लीडरशिप बड़ी करनी जरूरी है। सत्ता की मलाई खा रहे हैं बीजेपी के लोग और हम लोग उस गड्ढे के अंदर चले। ईडी, पीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये वो सब है तैयार। मुसलमानों में वो मुशायरे कराएंगे, मुस्लिम बस्तियों में आके शेर व शायरी, वाह 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 वाह। वो भाई हम खुद पढ़ लेंगे, शेर व शायरी हमें पता है, हम सब जानते हैं। बॉलीवुड भी है, सब कुछ है, जिगर मुरादाबादी भी हैं, कमर मुरादाबादी भी है। AIMIM को मुसलमान, हिंदू, दलित जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो वोट क्यों करें? अब जब देश आज़ाद हो गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर आप हमें दिखा दीजिए। तो मुसलमानों से कहा गया कि तुम जो है अपनी लीडरशिप की बात मत करो, कांग्रेस जो है वही तुम्हारी लीडर है। मुसलमानों ने वो बात मान ली। मुरादाबाद बनेगा हैदराबाद। इतने ज़्यादा डेंट दे रहे हैं आपको, तो आप हमसे गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? आप वहाँ पे उमर अब्दुल्ला को दिखाएंगे तो उमर अब्दुल्ला क्या पूरे भारत के मुसलमानों के लीडर हैं? RJD के दरवाजे पर जाकर के ढोल नगाड़े बजाना और आपको खत लिख करके भेजना, सारी चीज़ें करना, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यही देखने के लिए मिलेगा? क्या अखिलेश यादव, मायावती और इन लोगों के सामने ढोल नगाड़े बजा करके आवाज़ पहुँचानी होगी या कुछ चल रहा है पीछे? भाई देखिए वो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर हो गया, वो फेल हो गया। MIM कभी किसी के खिलाफ नहीं है। वकील रशीद हो, शौकत अली साहब हो, बैरिस्टर ओवैसी साहब, वो किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, अल्लाह ना करे। हम कभी किसी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। हम क्यों खिलाफ होंगे? हमसे तो हर लेवल पे नफरत की जाती है। हमारी हर चीज़ कंट्रोवर्सी है। हमारा खाना पीना, रहना सहना, टोपी दाढ़ी हिजाब, सब कुछ कंट्रोवर्सी है। हमारा खुदा कंट्रोवर्सी बना दिया, हमारा पैगम्बरों को कंट्रोवर्सी बनाते हैं। हम तब तक ये जंग हारे जाएंगे जब तक आस्तीन के सांप न मारे जाएंगे। आप राहुल गांधी जी के लिए जवानी कुर्बान करना बंद कर दीजिए। बुलडोजर आपके घरों पे चलेगा, बुलडोजर हमारे घरों पे चलेगा, मुकदमे हमारे ऊपर लगेंगे, मुकदमे मुसलमानों पर लगेंगे। बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। AIMIM 2027 में कितना मजबूत हो रही है? बहुत ज़्यादा, बेइंतहा, अनएक्सपेक्टेड, क्या कहते हैं उसे, अविश्वसनीय क्या कहते हैं हिंदी में, काट देना लाइन में। बना हुआ कोई किताब कोई ले गया, इबादतें किसी की थी सवाब कोई ले गया, जख्मों से चूर किसके हुए पाँव देखिए, आराइशे चमन का सिला कौन दे गया। तो मुसलमानों के साथ तो यही रहा है। दरवाजे पर जाकर के ढोल नगाड़े बजाना और आपको खत लिख करके भेजना, सारी चीज़ें करना, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यही देखने के लिए मिलेगा? क्या अखिलेश यादव, मायावती और इन लोगों के सामने ढोल नगाड़े बजा करके आवाज़ पहुँचानी होगी या कुछ चल रहा है पीछे? भाई देखिए वो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर हो गया, वो फेल हो गया। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने के लिए जा रहे हैं जिसने 2019-20 में जो CNRC के लिए सरकार ने कानून बनाया, उसको लेकर के ज़िला मुरादाबाद में NRC का धरना खड़ा किया और उसके एवज में उनको क्या मिला, उन पर केस हुए। कुछ केसों में उनको राहत मिली है और कुछ केस अभी उन पर चल भी रहे हैं। वसीम रिजवी एक बड़ा नाम था जो वक्फ बोर्ड में भी रहे और उन्होंने उसके बाद में धर्म परिवर्तन किया और कई सारी चीज़ें कुरान को लेकर के उन्होंने गलत चीज़ें कही, जिसमें उन्होंने, यानी कि जिन शख्सियत से हम बात करने के लिए जा रहे हैं, उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद में वसीम रिजवी की तरफ से उन पर केस किया गया। उसमें कोर्ट ने राहत दी और राहत के बाद में सारी चीज़ें सुकून से हो गई। आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वकील रशीद साहब से कि आखिर 2019 का और 20 का जो धरना चला था CNRC का, उसमें जनता का क्या रोल था और आपका उसमें क्या रोल था, और जो वसीम रिजवी वाला मामला था उसमें क्या चीज़ थी। आज हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट वकील रशीद साहब हैं, जो कि AIMIM के प्रदेश सचिव हैं और मुरादाबाद शहर सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं।
जो आरोप AIMIM पर लगते हैं वोट काटने के, वो इस सीट पर ऐसा कह सकते हैं कि साबित सा हुआ था। लोगों ने कहा कि जितने वोट AIMIM ने लिए उतने वोट अगर समाजवादी को जाते तो हो सकता था वो सीट जीत जाती और यहाँ से समाजवादी पार्टी का MLA बनता। सारी चीज़ों पर जानने की कोशिश करेंगे और आने वाले वक्त में यानी 2027 के चुनाव में AIMIM किस तरीके से अपना प्रदर्शन करेगी और कितनी सीटों पर वो लड़ने की कोशिश करेगी, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। और धरना और वसीम रिजवी वाला जो मामला था, उन सारी चीज़ों पर हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है वकील रशीद साहब आपका। बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यही है कि 2019 का आपका धरना होता है, 2020 में धरना होता है, बहुत बड़े पैमाने पर आपका धरना चलता है खासकर मुरादाबाद में, आपके ऊपर केस भी होते हैं। उस धरने से आपको कितनी कामयाबी मिली और आपने लोगों में कितनी जागरूकता पैदा की? देखिए, जो CA/NRC का जो आंदोलन शुरू हुआ था शाहीन बाग से, और इसमें वैसे तो हमारे गृह मंत्री जी का बड़ा योगदान था उस टाइम, अमित शाह जी का, जो उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई थी पूरे भारत देश को, वहाँ के नागरिकों को, तो उसी की वजह से पहला ये आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद मुसलमानों ने सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन अगर कहीं किया, इस मुद्दे पर किया, तो वो NRC CA वाला मुद्दा था। उस मुद्दे पर मुसलमान एलीट, उसमें कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं थे, सिविल सोसाइटी थी। हम भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से उस टाइम एफिलिएशन हमारा नहीं था। तो हमें बार बार जलील करा गया कि तुम लोगों में दम नहीं है, तुम लोग धरना नहीं लगा सकते, तुम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस, उनके जितने नेता थे, जो मुसलमान थे, वो करना चाहते भी थे, लेकिन पार्टी ने उनको करने नहीं दिया। तो वो पार्टी मुसलमानों का मजाक उड़ा रही थी कि मुसलमान इस देश में कुछ भी करने लायक नहीं बचा। तब मुसलमानों के अंदर से जो नौजवान और बुज़ुर्ग निकले और महिलाएं निकलीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात जो है वो रखेंगे, और उन्होंने उठाई। आप देख लिए, उससे पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं, किसी ने पटरियाँ उखाड़ दी, रोड तोड़ दिए, गाड़ियों में आग लगा दी, बिल्डिंगें फूंक दी, दुकानें फूंक दी, स्कूल की बसों पर लोगों ने पथराव कर दिए। ये सब करते थे लोग। ये मुसलमानों ने हकीकत में भारत के लोगों को सिखाया कि संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, आईनी तरीके से आप शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। ये मुसलमानों ने सिखाया। उसी के बाद दंगा तो उसी में हुआ, उसमें भी हुआ ना दंगा? नहीं, दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, दिल्ली के अंदर कितना बड़ा दंगा हुआ? ना, वो दंगा होना था तो मुरादाबाद में क्यों नहीं हुआ दंगा? यहाँ 2 महीने धरना चला, लगभग 60 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे। नहीं, वो दंगा, अगर वो लॉजिक है तो मुरादाबाद में दंगा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ दंगा? आपके संभल में बसें फूकी गई थी। हाँ, किसने फूकी बसें? वो किसने फूकी? उस टाइम जब हम धरना लगा रहे थे तो उत्तर प्रदेश में धरना जो भी लगा रहा था, 22 लोग शहीद हो चुके थे मुसलमान, पुलिस की गोलियों से। तो हम जब धरना लगाने के लिए जब हम जा रहे थे तो हमें मालूम था कि हमारे पे गोली लगेगी, हमें मालूम था ये बात। हम मेंटली इसके लिए प्रिपेयर थे सब लोग। तो ऐसा नहीं है कि जो असामाजिक तत्व हैं, वहाँ पे तो कपिल मिश्रा साहब थे वहाँ पे, जो वहाँ पे दंगा भड़का रहे थे, आज मंत्री बने बैठे हैं बीजेपी सरकार में। उन्होंने दंगा भड़काया है ना। दंगा, देखिए, दंगा जो होता है, देखिए 2 चीज़ें। देखिए, दंगा क्या होता है? दंगे का मतलब होता है कि 2 समुदायों में झगड़ा हो गया। एक दलित समुदाय था, एक ठाकुर समुदाय था, एक मुसलमान था, ये 2 समुदायों में झगड़ा हो गया। वो दंगा नहीं है, वो मुसलमानों पर हमला है। दिल्ली में जो हुआ वो मुसलमानों पर हमला हुआ है। मुसलमान दंगा क्यों करेंगे? मुसलमान दंगा करा ही नहीं था, वो तो मुसलमानों पर हमला करा गया। और ये सब, ये जो हिंदुत्ववादी जो सोच है, जो कांग्रेस के अंदर भी है, समाजवादी के अंदर भी है, आज बीजेपी उसकी ध्वजवाहक है, झंडा बरदार है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन वो लोग तो सब जगह मौजूद है। तो उन लोगों ने दंगा किया। वो लोग तो मुसलमानों को पब्लिक प्लेस में देखना ही नहीं चाहते। वो मुसलमानों को चाहते हैं कि मुसलमान घेटोस बना के अपने, लेकिन बीजेपी कहती है कि हम लोग मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे में संविधान और एक हाथ में लैपटॉप भी देना चाहते हैं। नहीं, मोदी जी का बड़ा मशहूर बयान है। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप हो और एक हाथ में कुरान हो। कुरान शब्द है उसके अंदर। उनका बयान है कि दुनिया का सब इस्लाम धर्म जो है बहुत ही पीसफुल धर्म है। ये मोदी जी के बयान है। ईद पे वो मुबारकबाद भी देते हैं
ऐसा नहीं है, ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद भी देते हैं, ईद की मुबारकबाद भी देते हैं, और फिर ये भी करवाते हैं। यही तो है, यही तो चल रहा है हमारे साथ। आरोप लगा रहे हैं आप सीधा। आरोप क्या, ये तो सत्यापित चीजें हैं, ये तो सत्यापित हो चुकी। 70 साल से हमारे साथ यही तो हो रहा है। कांग्रेस जो है वो सनस्सी का दंगा भी कराएगी अपनी हुकूमत में। निहत्ते मुसलमानों पर, मुरादाबाद की ईदगाह में निहत्ते मुसलमानों पर सनस्सी पर आपने कुछ आरटीआई वगैरह कुछ किया जी था? हमने लगाई, उसमें आरटीआई लगाई थी, और हमने यही पूछा था कि सनस्सी में जो ये पूरा हुआ, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ कांग्रेस की हुकूमत में, तो उसके बाद उन जिन लोगों ने वो जेनोसाइड किया उनके साथ क्या हुआ। तो उसमें एक सक्सेना रिपोर्ट थी जो बनी थी, उस टाइम सक्सेना का रिपोर्ट बनी थी उसमें। तो कांग्रेस 1983 में वो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, लेकिन कभी वो पब्लिश नहीं करी गई, वो टेबल पे कभी आई नहीं। हमने उसमें आरटीआई लगाई, हमने उसमें सवाल किया कि बताइए कि सन 80 जो हुआ उसमें पुलिस की गोली से कितने मुसलमान मरे, कितने नमाजी मरे, कितनों का पोस्टमार्टम हुआ, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों के घर जले, कितने लोग दंगों में मारे गए, उसमें कौन कौन आरोपी है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी कौन आरोपी है, पीएसी उसमें आरोपी थी, उसके बाद जो आम लोग थे उसमें वो आरोपी थे, वो कौन कौन लोग थे। तो पता चला जब वो हमने आरटीआई लगाई तो उसके बाद वो रिपोर्ट जो थी वो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे पिक कर लिया, उसे टेबल भी कर दिया योगी सरकार ने। अब जब हमने रिपोर्ट पढ़ी तो वो रिपोर्ट तो योगी सरकार ने नहीं बनाई थी, बीजेपी सरकार ने रिपोर्ट नहीं बनाई ना, रिपोर्ट तो कांग्रेस की सरकार ने बनाई। माननीय इंदिरा गांधी जी मुरादाबाद आई भी थी यहाँ पर। अब उस रिपोर्ट को आप पढ़िए तो उस रिपोर्ट में तो सारा इल्जाम मुसलमानों पे लगा दिया है। अच्छा, हाँ, सारे गुनाह जो करे हैं मुसलमानों ने करे हैं। यहाँ तक कहा गया, कांग्रेस के लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये जो सन 80 का दंगा हुआ है इसमें कोई विदेशी हाथ है। अच्छा, उस टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया की आप हिंदुस्तान टाइम्स की खबर पढ़ी है फ्रंट पेज पे, हाँ? उसमें तो विदेशी हाथ का उन्होंने फौरन है। उसके बावजूद भी आपके नेता कई सारे मुस्लिम मुरादाबाद से खुद जीत करके गए हैं उसी कांग्रेस के टिकट पर। बिल्कुल जीत के गए, अजहरुद्दीन साहब यहाँ से जीत करके गए, बिल्कुल जीत के गए। ठीक है, तो मुसलमानों को जब चीजें इस तरीके से हुई, इतना बड़ा दंगा हुआ, उसके बाद कैसे मुसलमानों ने उस कांग्रेस पार्टी को अपनाया? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या चीज थी वो जो वो कांग्रेस की तरफ खींचे हुए वो होती है मजबूरी कि बीजेपी को हराना है। उस वक्त बीजेपी कहाँ थी? जनसंघ तो थी, जनता पार्टी थी, नहीं थी क्या, सब थे भाई। 1947 से लेके जनसंघ लगातार एक्टिव रही, फिर वो जनता पार्टी में विलय हो गया, फिर वो भारतीय जनता पार्टी बन गई। लेकिन पहले उससे पहले हिंदू महासभा थी, तो वो तो एक ही लोग हैं, अलग अलग नामों से आते हैं। आरएसएस के तो 10 मुंह होते हैं, 10 तरीके होते हैं। तो हमें मुसलमानों को हमेशा ये समझाया गया कि बीजेपी को हराना है। आपके मसाइल का हल नहीं होगा, आपके स्कूल का हल नहीं होगा, आपके मेडिकल का हल नहीं होगा, आपके अस्पताल का हल नहीं होगा, आपके कारोबार का हल नहीं होगा, कुछ हल नहीं होगा, आपको सिर्फ बीजेपी को हराना है। अब देखिए आप, हमारे यहाँ कहावत है, हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, अब भी शायद प्राइमरी लेवल पढ़ाते होंगे, कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। ठीक, ये हमारे यहाँ बड़ी मशहूर कहावत है। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते रहे, मतलब बीजेपी के लिए, और हाँ बीजेपी तो बैठी है सत्ता की मलाई में, सत्ता की मलाई खा रहे हैं बीजेपी के लोग, और हम लोग उस गड्ढे के अंदर चले गए। हमें कांग्रेस ने, समाजवादी ने हमें उस गड्ढे में धकेल दिया। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, हम खुद उस गड्ढे में गिर गए। देखिए, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए, सलमान खुर्शीद हों, और अगर समाजवादी पार्टी में आप जाएंगे तो आजम खां हों, बहुत बड़े चेहरे दिए हैं। और उनका हशर क्या करा, उनका हशर क्या करा? जो वो लोग बने थे वो अपनी सलाहियतों पर बने थे, वो कोई समाजवादी की खैरात पे थोड़ी बने थे। उन्होंने तो समाजवादी को मुसलमानों की खैरात दी थी वोटों की शक्ल में। वो आजम खां जो बने वो मुलायम सिंह की वजह से नहीं बने थे, आजम खां की वजह से समाजवादी पार्टी बनी थी। मतलब आजम खां अकेले नहीं है, उसमें और भी लोग हैं, नवाब इकबाल महमूद साहब है, उसमें डॉक्टर बर्क साहब भी थे, और भी बहुत से लोग थे। मैं इस क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। ऐसी कांग्रेस में थे गुलाम नबी आज़ाद थे, अहमद पटेल थे। क्या हशर करा इन लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद का। सलमान खुर्शीद आज कहाँ पर हैं सबको मालूम है। किसी की कोई अहमियत नहीं है, किसी की कोई अहमियत नहीं है। ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो है, जो बहुसंख्यकवाद है, वो लगातार चलता आ रहा है, 70 सालों से चल रहा है। कांग्रेस ने अभी एक नेता और दिए हैं जो राज्यसभा सांसद बनाए गए महाराष्ट्र। ऐसे लोगों को बनाया जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब लगातार
आवाज़ उठाते हैं शायरी के तौर पर कि वो भी बड़े नेता हैं आज के टाइम में वो मुसलमानों कहे जाते हैं। मुसलमानों में मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस का बहुत पुराना पैटर्न है। कांग्रेस क्या करती है, समाजवादी क्या करती है कि मुसलमानों में वो क्रिकेट मैच कराएगी, कंपटीशन, और साहब वो ट्रॉफी वॉफी दिए जाएंगे। मुसलमानों में वो मुशायरे कराएंगे मुस्लिम बस्तियों में आके, शेर व शायरी, वाह 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 वाह। ओ भाई हम खुद पढ़ लेंगे, शेर व शायरी हमें पता है, हम सब जानते हैं। बॉलीवुड भी है, सब कुछ है, जिगर मुरादाबादी भी हैं, कमर मुरादाबादी भी हैं, कैफ मुरादाबादी भी हैं, मुरादाबाद के हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हमें किसी ज़रूरत नहीं है किसी जो तुकबंदी जोड़ रहे हैं बैठ के, वो जोड़ें अपनी। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी को हमेशा ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो सिर्फ बातें करते रहें। अब बताइए, पिछले 10 साल से समाजवादी सत्ता से बाहर है, अब चुनाव आने वाला है। अब आप बता दी, एक आंदोलन बताइए अखिलेश यादव जी का कि वो सड़क पे उतर के आ गए, एक आंदोलन कि वो सड़कों पर उतर के आए हों और उन्होंने 5 दिन तक रोड जाम कर दिया हो। सड़कों पर तो आपकी पार्टी भी नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ है? एनआरसी धरना जो लगाया था, कौन लोग थे? उस वक्त आप कहाँ थे? नहीं, आप पार्टी में थोड़ी ना थे। अरे हमारी सोच तो वही है ना। नहीं, सोच आपने बाद में ज्वाइन की ना पार्टी। भाई जब ऐसा होता है, पार्टी आपने बाद में ज्वाइन की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, आप उसमें थे? बिल्कुल नहीं थे। आपने वो धरना आपका मुकम्मल हुआ, मतलब सारी चीज सही हुई, उसके बाद में आपने पार्टी ज्वाइन की है, तो वो पार्टी की सोच नहीं हुई ना, वो आपकी पर्टिकुलर सोच हो गई। नहीं, मैं बताता हूँ, आपकी एक आवाज हो गई, आप एक समूह के तौर पर। नहीं, ये मुस्लिम क़यादत की बात है, इस तरीके से कह लीजिए। लेकिन पार्टी नहीं थी उस टाइम। पार्टी थी तो और जगह कहाँ थी? ठीक है, हम लोग मुस्लिम क़यादत को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। हमारे वालिद साहब जावेद रशीद साहब वो पूरी ज़िंदगी मुस्लिम क़यादत की बात करते रहे, डॉक्टर मसूद के साथ भी रहे, बहुत कुछ करा। वही सोच है हमारी। जब कोई मुस्लिम क़यादत की सोच होगी तो वो मुस्लिम क़यादत की नहीं काम करेगा। जब वो काम करने निकलता है तो उसको वो प्लेटफॉर्म दिखता ही नहीं है। वो राजनीतिक दल था ही नहीं, MIM थी ही नहीं, तो MIM ज्वाइन कहाँ से करते लोग? अब बैसर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में माननीय शौकत अली साहब जो निकले हैं, एक एक आदमी को उन्होंने जोड़ा है, तो लोगों में जागरूकता आई है कि हाँ हमारा एक घर है। पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 में आ चुकी थी जी, जो शौकत साहब ज्वाइन हो जी जी जी। आपके संभल मुरादाबाद उस टाइम भी हल्की हल्की आ चुकी। उससे पहले पार्टी एक चल रही थी, पीस पार्टी, वो भी मुसलमानों की रहनुमा जी जी जी। और एक बहुत पुरानी पार्टी है जिसे इंडियन मुस्लिम लीग कहते हैं वो, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मेरे ख्याल से 1926 या 1927-28 मतलब इतने की बीच की है। 1958 में रजिस्टर्ड हुई। हाँ शायद पॉलिटिकल पार्टी। 1958 में एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी जी वो पहले से थी। वो पहले। ठीक, इतना टाइम हो गया, मैं अब आपके पार्टी के ऊपर कर रहा हूँ, आज तक वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाई AIMIM? क्यों इतनी दूर रही लोगों से कि वो मतलब क्षेत्र में नहीं फैल पाई AIMIM इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद में? देखिए ऐसा है कि जब मुसलमानों के हाथ से अंग्रेज़ों ने सत्ता छीन ली और 1857 की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर लड़े, बिल्कुल, और उस लड़ाई को क्रश कर दिया गया बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में। नानिया तात्या टोपे भी थे उसमें, और झांसी की रानी भी थी, मुरादाबाद के नवाब मंजू खां भी थे, मौलाना किफ़ायत काफ़ी भी थे। ये सब लोग थे जिन्होंने जिहाद के फतवे दिए थे। जब वो क्रश हो गया पूरा मामला, तो मुसलमानों के हाथ से सत्ता चली गई। ठीक, जब मुसलमानों के हाथ सत्ता चली गई तो उसके बाद कांग्रेस ने मुसलमानों को ख्वाब दिखाने शुरू करे कि भाई हम सत्ता में, हम ये देश आज़ाद कराएंगे। मुसलमान जो थे वो खिलाफत आंदोलन शुरू किया। सबसे पहले सड़कों पे कौन उतरा? आप भारत का इतिहास देखिए ना। नहीं, वो मुसलमानों की बात है, मैं आपकी पार्टी की बात वहीं से तो बता रहा हूँ, वहीं जोड़ूंगा मैं उसको। तो मुसलमान सड़कों पे निकल के आए, अंग्रेजों के खिलाफ निकल के आए। सबसे पहले मुसलमानों ने सिखाया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़नी है। ठीक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली गौहर, ये सब लोग थे। जब ये लोग निकल के आ गए और कांग्रेस ने देखा कि मुसलमान जो है वो अब उनका इस्तेमाल हो गया है, तो वहाँ से हिंदुत्व आइडियोलॉजी वीर सावरकर की शुरू हो गई, जिनको वीर कहा जाता है आजकल। उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदू साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन वो क़यादत की सोच तो हमेशा रही ना। अब जब देश आज़ाद हो गया तो मुसलमानों से कहा गया कि तुम जो है अपनी लीडरशिप की बात मत करो, कांग्रेस जो है वही तुम्हारी लीडर है। मुसलमानों ने वो बात मान ली, जो आप लोग कहते हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कहा जी, और मुसलमानों ने वो बात मान ली। ठीक, मुसलमान पिटता रहा, जलील होता रहा, ख्वार होता रहा, बर्बाद होता रहा, दंगों में लुटता रहा, अपनी इज्जतें लुटाता रहा, और कांग्रेस को वोट करता रहा।
अब बीच बीच में बहुत से हमारे लोग आए, जैसे डॉक्टर फरीदी आ गए, डॉक्टर मसूद आ गए, पीस पार्टी वाले भी आए, बैरिस्टर ओवैसी साहब। अब इस टाइम पैन इंडिया लेवल पे अगर किसी ने मुसलमान यूथ को, नौजवानों को खास तौर से जो जागरूक किया है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, उत्तर प्रदेश में शौकत अली ने किया है। ये काम हो गया। तो मैं आपको बताया था मुस्लिम क़यादत की बात कि वो सोच लगातार चली आ रही है, वो सोच लगातार चली आ रही है। हमें बार बार ये बताया गया कि आप तो विधायक बन ही नहीं सकते, आप तो सत्ता में आ ही नहीं सकते, आप तो प्रधानमंत्री। लोगों में आज भी आप सर्वे कर लीजिए, हिंदुओं में या मुसलमानों में किसी में भी कर लीजिए, भारतीय समाज के अंदर वो साफ साफ आपसे कहेंगे कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, जबकि संविधान में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। तो ये अफवाहें सब कांग्रेस ने, समाजवादी ने तोड़ाई है। मुसलमानों का मॉरल इतना डाउन कर दो, मुसलमानों का इतना मजबूर कर दो उन्हें कि वो कोई ख्वाब भी नहीं देख पाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं लीडरशिप की बात, मुसलमानों की हालात आप कैसे आप कांग्रेस ने सबसे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर दिए मौलाना गुलाम नबी आज़ाद साहब दिए, क्या हालात है उस पर मैं बात आप सब आंकड़े से 2004 में यूपीए की गठबंधन के साथ आपकी पार्टी शामिल होती है, हालांकि क्योंकि आप उस पार्टी से 2020 के बाद में जुड़े, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है, इतिहास तो 2004 के बाद में 2011-12 लगभग 12.5 तक ये पार्टी में रहे, गठबंधन के साथ ओवैसी साहब रहते हैं, AIMM रहती है। 2012 के बाद में ऐसा क्या हुआ कि आपने मतलब ओवैसी साहब ने गठबंधन तोड़ा, उसके बाद में 2014 के बाद सत्ता से बाहर चली गई, और इस बीच में जो मुसलमानों के साथ, क्योंकि आज से तो हुआ नहीं आपके कहने के मुताबिक कि मुसलमानों को सताया जा रहा हो या मुसलमानों को पिछड़ेपन की तरफ ले जाया गया हो, पहले से हो रहा, तो आज मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं ओवैसी साहब, तो वो 2014 से 2014 तक उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, जबकि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार के साथ थे। चलिए देखिए, ऐसा अगर वो आवाज़ नहीं उठा रहे होते तो सच्चर कमेटी बन जाती। सच्चर कमेटी कब बनी है? ये ओवैसी साहब जैसे लोगों ने ही उस टाइम यूपीए जो सरकार थी उसको प्रेशर डाला कि आप मुसलमानों का जरा सर्वे तो करा लीजिए सरकारी तौर पे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट बनी, और कुंडू कमीशन बना, और महमूदुर रहमान कमीशन बना। उसके बाद आप ये देखिए, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, बाबरी मस्जिद वाले बवाल पढ़ लीजिए, बम्बई वाले दंगों का पढ़ लीजिए। तो वो सब जो निकल के आया, तो उसमें क्या साबित हुआ कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा बर्बाद अगर किसी ने करा है तो उस सरकारों ने करा है जिस सरकारों को मुसलमानों ने पाला पोसा, वोट दिया, नोट दिया, नारे लगाए। तो वो कौन किसकी सरकारें थी? कांग्रेस की। कमेटी कब बनी थी? 2008 में उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई। 2008 से 2012 तक मैं मानता हूँ कि आपकी पार्टी इसमें रही थी जी। तो इन 4 सालों में कुछ लागू क्यों नहीं हुआ? नहीं, लागू पहले तो रिपोर्ट बन जाती, सबसे बड़ा मसला ये था। राजेंद्र, जो जस्टिस राजेंद्र थे, अच्छे आदमी थे, सेकुलर माइंड आदमी थे, उनकी मेहनत 2008 में उन्होंने पब्लिश कर दी। अब पब्लिश करने के बाद सरकार को दी ना, आप तो सरकार में थे हाँ, ना आपकी पार्टी। तो सरकार ने कहा कि हम 2009 का इलेक्शन जीतने के बाद इसको लागू करना शुरू करेंगे। 2008 तक 9 तक मुसलमानों के लिए स्कीम्स बनी, 15 पॉइंट प्रोग्राम्स बने, सब कुछ हुआ, कॉन्क्रीट लेवल पे हुआ। उसके बाद जैसे ही 2009 का चुनाव जीतती है कांग्रेस, और वो ईवीएम से जीती थी चुनाव, पहली बार वो ईवीएम से जीती थी, वो चुनाव जीतती है, और जीतते ही वो कहते हैं कि हम ये करेंगे। तो भाई आप किसी सरकार को टाइम देंगे ना, 1 साल का, 2 साल का, हमने टाइम दिया। जब उन्होंने वो चीजें लागू नहीं करी तो हम उससे अलग हो गए। यही तो हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, एक बात बता दीजिए आप, कांग्रेस ने कुछ करा हो? जब तक हम साथ में तब तक कुछ करा भी है, जिस दिन हमने अलग हो गए उसके बाद कुछ करा ही नहीं है। लोग तो ये मानते हैं कि समाजवादी साथ में थी, समाजवादी साथ में रही ना, तो समाजवादी ने जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई पूरी तरीके से, और जस्टिस सच्चर ने कहा था कि मुसलमानों एरिया को डेवलप करा जाए एजुकेशनली और सब तरीके से, तो जब वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई है तो समाजवादी ने कांग्रेस सरकार समर्थन वापस क्यों नहीं खींचा? आप ये सवाल उनसे नहीं करेंगे? हमने तो खींच लिया समर्थन वापस। हमारी समर्थन वापस होने की वजह से उनकी सरकार गिरी नहीं गिरी दूसरी बात है, उस पर कितना फर्क पड़ा, लेकिन हमने तो अपना काम पूरा किया ना। समाजवादी ने क्यों नहीं करा? लोग ये कहते हैं, जो लोगों में अफवाह रहती है, और कुछ चीज़ें कहते हैं कि 2012-13 में जब पार्टी से हटे, उसमें कुछ अंदर खाने ऐसी चीज़ें हुई कि 2013 में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान आता है जिसकी वजह से बड़ी चर्चाएं होती, 15 मिनट वाला, वो ज़्यादातर चर्चाओं में रहता है। उसके तुरंत बाद में बीजेपी उसको हाईजैक सारी चीज़ें करती है।
वो उस मुद्दे को इतना पैन इंडिया करती है, इतना लेवल पर हाई करती है कि हर किसी हिंदू के दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है कि ये लोग इस तरीके के हैं। मतलब 15 मिनट की ये चीज़ मांग रहे हैं मामला, जिसकी वजह से 2014 में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ और वो सीटें जीत करके आई। इसको आप कैसे मानते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक बयान की वजह से बीजेपी सारी सीटें जीत गई? हाँ, मतलब उसको उन्होंने इतने तरीके से हाइप नहीं, बनाया। ये लॉजिक है ना। हाँ। ये तर्क दिया है ना, ये तर्क है, ठीक है। तो 1998 में 1998 में या 1999 में अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने थे, वो किस बयान की वजह से बने थे? वो बयान कोट कर दिए मुझे ओवैसी साहब का, या अगर उस टाइम ओवैसी साहब नहीं थे कोई और साहब होंगे तो उनका बयान कोट कर दिए। देखिए, इतनी हल्की बातें नहीं होनी चाहिए। ये तर्क जो हैं ये समाजवादी के बड़े हल्के तर्क हैं, ये उन्हीं बातें हैं, ठीक है। अब आप बताइए, हम लड़ रहे हैं 3 सीटों पे चुनाव, 543 सीटें हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि 543 सीटों में से बीजेपी 300 सीट लेके आ रही है, 350 लेकिन एनडीए लेके आ रहा है, वो हमारी वजह से लेके आ ऐसा रहा क्यों है। होता है कि दिल्ली में आप 2 सीटें लड़ते हैं और बीजेपी जीतती है वहां पर? तो हम 2 सीटें भी नहीं लड़े। नहीं, लड़िए, पूरी लड़िए, 68 सीटें आपने लड़ी आपको है ना। अधिकार है। हम अरे भाई, हमने अपने अधिकार छोड़ दिए 68 सीटों पे। 70 सीटों की विधानसभा है, हमने कहा 2 सीटों पे लड़ रहे हैं। वो भी वो लोग लड़ रहे हैं जिनको इंसाफ की बड़ी जरूरत है, जो जेलों में बंद है, बेकसूर लोग हैं, जिन पे इल्जाम लगाए गए क्या क्या, बताइए आप। वो लोग लड़े हैं, वो पूरी सोसाइटी, पूरा जिसमें समाज एक में आपकी मतलब उस पार्टी, आपकी पार्टी की वजह से एक में बीजेपी जीतती है और दूसरे पे आम आदमी पार्टी जीतती है। अच्छा, वो हमारी वजह से जीत रहे हैं। हाँ, लगभग इतने ही वोट और हैं। 68 सीटों पे किसकी वजह से जीती बीजेपी? भाई 18-19 सीटें जो आम आदमी पार्टी जीती है वहां पे, बाकी सीटें जो 40 हैं, 22 सीट जीती हैं, तो बाकी जो सीटें बीजेपी जीती है वहां पर, वो किसकी वजह से जीती है वो बता दीजिए आप। बिहार जाते हैं, बिहार भी हमने बिहार में क्या करा? बिहार में हम कह रहे हैं भैया हमने गठबंधन कर लीजिए, हमने ढोल नगाड़े बजा दिए। यूपी में क्या रहेगा? यूपी में भी उन्होंने हमारे मुंह पे दरवाजा बंद करा, हमें पानी तक नहीं पूछा, जनता ने उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, मुसलमानों ने। नहीं, मुसलमानों के इलाकों में ज्यादातर जीती है वो। जिन इलाकों में, बहुत से इलाकों में हार भी गई है। मुस्लिम वोट जो था वो डिवाइड हुआ है वहां पर, मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ, और हम नहीं थे वहां पर, हमारी वजह से डिवाइड नहीं हुआ है। और भी बहुत से लोग थे, और भी मुसलमानों के बहुत से नाम निहाद मसीहा हैं जिनकी वजह से वोट डिवाइड हुआ है वहां पर। आप पश्चिम बंगाल जाते हैं, 6 सीटें लड़ते हैं हम वहां पे, 7 सीटें, 8 सीटें, 9 सीटें, और हमारी वजह से ममता जी हार जाती है। आप बताइए, अगर हम इतने ज्यादा डेंट दे रहे हैं आपको, तो आप हमसे गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? अभी 3-4-5 दिन पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है, ठीक। मुस्लिम लीग तो उनका पार्टनर है केरल के अंदर, अभी सरकार में मंत्री भी हैं उनके लोग, ठीक। उन्होंने मिलकर चुनाव भी लड़ा था वहां पे। इंडिया गठबंधन में मुस्लिम लीग का आपको कोई आदमी दिखा? मुस्लिम शब्द वाली कोई भी एक पार्टी उनके साथ दिखा दीजिए आप। मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो थे, उनकी पार्टी में तो असम वाले, उनकी पार्टी में तो मुस्लिम शब्द भी नहीं है, उनको ही बिठा लेते बराबर में। तो वो जो इंडिया गठबंधन नाम निहाद बनाया है, उसके अंदर कौन मुसलमान लीडर है भाई? कश्मीर के। आप वहां पे उमर अब्दुल्ला को दिखाएंगे तो उमर अब्दुल्ला क्या पूरे भारत के मुसलमानों के लीडर है, या वो कश्मीर के लीडर है? उनके मुंह से उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे साहब मैं तो खाली कश्मीर का। अच्छा, बीजेपी हरानी जरूरी है, मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करनी जरूरी है? नहीं, हम किसी को हराने की राजनीति नहीं करते, हम अपने खुद की जीतने की बात करते हैं। जैसे मुरादाबाद में हुआ 2022 में, हम तो अपने जीतने की बात करेंगे, हम अपने जीतने की बात करेंगे, हम किसी को हराने की क्यों लगेंगे? हम किसी के घर में आग नहीं लगाना चाहते। तो आप कहते हैं कि जब तक आप दूसरे का घर नहीं तोड़ेंगे, दूसरे का घर दराशाई नहीं करेंगे, तब तक आप अपना घर नहीं बना सकते। आपकी पार्टी का तो नारा था ना 2022 में कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, नारा नहीं, तो तीसरा जिताने के लिए। ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं। जब माननीय काशीराम जी से पूछा गया तो माननीय काशीराम जी कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा हराने के लिए होता है, तीसरा जीतने के लिए होता है। अभी हमारा तीसरा चुनाव है 27 का, तो अब आ जाएगी। अब भी हम ना जीते, आप हमें अब भी नहीं जीते दे रहे। तो क्या जो बिहार में किया, आरजेडी के दरवाजे पर जाकर के ढोल नगाड़े बजाना और आपको खत लिख करके भेजना, सारी चीजें करना, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यही देखने के लिए मिलेगा? क्या अखिलेश यादव, मायावती और इन लोगों के सामने ढोल नगाड़े बजा करके आवाज पहुंचानी होगी, या कुछ चल रहा है पीछे? भाई देखिए, वो एक्सपेरिमेंट वहां पर हो गया, वो फेल हो गया। भाई गठबंधन तो नहीं हुआ ना, लेकिन बाद में तो अफ्तारी हो गई ना। बताना चाह रहा है, जब देखिए इन नाम निहाद सेकुलर पार्टी जो चौधरी बने घूम रहे हैं ना, जब इनकी जरूरत होगी तो आपके दरवाजे पर आएंगे, घुटनों के बल आएंगे। आप कहेंगे सर के बल आई तो सर के बल भी आएंगे। राज्यसभा में वोट चाहिए था तो वो पहुंच गए वहां पर, तो हमारे 5 विधायक ने तो वोट कर दिया लालू यादव को, उनकी पार्टी को, है
उनके विधायक कहाँ भाग गए? कांग्रेस के तो 6 विधायक हैं वहां पर, 5-6 विधायक तो हैं खाली, उसमें से 3 भाग गए और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आज तक उनको पार्टी से निकाला विकाला नहीं है किसी को, ऐसे लोगों को पार्टी से निकालते नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी ने तो उनको बैठा करके बाकायदा अफ्तारी करवाई भाई है। आदमी कह रहा है कि मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ, तो हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, जो रहमतुल आलमीन है। हम तो उस रब को मानने वाले हैं जो रब्बुल आलमीन है। वो खाली मुसलमानों का रब थोड़ी है, वो तो हिंदुओं का भी रब है। तो 2030 में बिहार में कुछ संकेत मिले कि चुनाव मिलकर के लड़ा जाएगा? उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनेगा? नहीं, बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ हो तो ऐसा 2030 का जो इलेक्शन होगा बिहार के अंदर, क्योंकि अब एक हो गए हैं आप लोग, तो क्या 2030 में एक होकर के चला जाएगा, उसी तरीके से लड़ा जाएगा? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने साफ साफ कहा था कि हमारे दरवाजे गठबंधन के लिए हमेशा खुले हुए हैं। ठीक, तो हमारे तो खुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। किससे हो सकता है? अब देखिए, ये तो हम तो चाहते हैं सबसे हो, बीजेपी को रोकने के लिए, अभी आप खुद को जिताने के लिए। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, बीजेपी को रोकने के लिए, खुद को जिताने के लिए, जिससे भी गठबंधन हो जाए बहुत अच्छी बात है। बेहतर कौन है वो इस हिसाब के लिए गठबंधन के लिए? देखिए, ये तो वो लोग तय करेंगे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, लेकिन जो आवाम के अंदर बात है वो सबसे ज्यादा दलितों का और मुस्लिम का जो एक कॉम्बिनेशन है उसकी बात होती है। जी, उसकी बात होती है। लेकिन अगर समाजवादी करना चाहे तो आप माननीय शौकत अली से बात कर लीजिए। उनके लिए तो एक फोन ही करना है, बस बैठिए, सीटों का बंटवारा करिए, लड़िए चुनाव। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं ना, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतना कब है? उन्होंने चुनाव जो लड़ना है वो जीतने के लिए नहीं लड़ना है। वो बीजेपी को, जो लोग बता रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग। समाजवादी का क्या फायदा है फिर इसमें? समाजवादी का यही फायदा है कि उनकी फाइलें बनी हुई हैं। अच्छा, ईडी, पीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये वो सब है तैयार। भाई, आप वकील रशीद को उठा के बंद करेंगे, किस मामले में बंद करेंगे आप? मैं माफिया नहीं हूँ, मेरा जुए सट्टे का कारोबार नहीं है, शराब के मेरे ठेके नहीं है, सरकारी मेरे पास टेंडर नहीं है, मैं वो काम करते ही नहीं हूँ, कोई गबन हमने करा नहीं है, ना कोई हम ये काम करते हैं, तो आप मुझे काय में बंद करेंगे? तो बाकी जो समाजवादी के लीडर यूं तो घबरा रहे हैं वो, क्योंकि उन सबकी फाइलें बनी हुई हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब इसीलिए वो जमीनी स्तर पर करके काम नहीं कर रहे हैं। जी, पता नहीं कब किसका शिकंजा किस पर कस जाए। आप बताइए कहाँ कर रहा है? आप एक बात बता दीजिए, एक बार एक जगह दिखा दीजिए आप मुझे। मतलब किसान आंदोलन करेंगे, समाजवादी आंदोलन नहीं करेगी। आप बताइए, कितनी अजीब बात है। सन 2010 में समाजवादी ने जेल भरो आंदोलन किया। उस जेल भरो आंदोलन में हम समाजवादी में नहीं थे, लेकिन हम गए थे जेल, क्योंकि उस टाइम जो 2010-11 में जो बहन जी की जो सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनसे कुछ गलती हो गई थी, और तो उसकी वजह से जेल भरो आंदोलन हो गया था। जिस तरीके कोकरोच जनता पार्टी आज के टाइम में चल रही है, जी, जो नौजवान जो है, जो भी विरोध करता है, जो आवाज उठा रहा होता है, उसके साथ लग जाता है। पार्टी से आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको उस वक्त के मुद्दे जो थे वो उठाने जरूरी थे। अच्छा, एक चीज और बताइए, असदुद्दीन ओवैसी पार्टी यानी कि AIMIM को मुसलमान, हिंदू, दलित जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो वोट क्यों करें? वो देखें कि उन्होंने जिनको वोट किया है अब तक, उन्होंने उनको क्या दिया है। क्या दिया है? ये दिया है कि जो हमारे हिंदू भाई भी हैं, तो वो इतने ज़्यादा गरीब हैं, इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है। लो पॉवर्टी लाइन है। मतलब अगर सरकार उनको राशन न दे तो वो लोग भूखे मर जाएं, उनके पास खाने को नहीं है, तभी तो राशन दे रही है सरकार 80 करोड़ लोगों को। ठीक, तो ये दिया है इन सरकारों ने। सरकारें किसी की भी रही हो ना, उन्होंने हिंदुओं के साथ कभी इंसाफ किया ना। बीजेपी क्या कर रही है वो आपने ठीक बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, ऐसे हाशिए पर हैं जिनको अगर 5 किलो राशन न दिया जाए तो कुछ परिवारों में उनको भूखमरी जैसे हालात आ सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि AIMIM को लोग वोट क्यों करें? यूं ही दें। आप नया ऑप्शन लीजिए ना। कांग्रेस थी तो कम लोगों को बैठता था राशन, अब बीजेपी आई है और ज्यादा को हो गया। AIMIM तो हो सकता है और ज्यादा को हो जाए। नहीं, देखिए, जो MIM को हम क्यों कह रहे हैं, आप मौका दीजिए। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्या है? मैं विजन बता रहा हूँ ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर आप हमें दिखा दीजिए, जो इतनी साफ छवि का हो, जो उनको पर आज तक न कोई डाला है, ना उन्होंने कोई स्कैम किया कभी, ना उन्होंने कोई क्या कहते हैं कहीं पे गड़बड़ करा है कुछ, आप बता दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया है।
मतलब और वो टेस्टेड लोग हैं। उनके उनके वालिद साहब सलार जो थे उनको देख लीजिए आप, उससे पहले माननीय अब्दुल्ला वाहिद ओवैसी साहब को देख, तो एक लेगेसी है उनकी। और अभी भी आप देख लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अकेले ऐसे विधायक हैं जो इतने बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। कोई और है विधायक? आप बता दीजिए कौन सा? वो हैदराबाद की बात हो गई, नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद बनेगा हैदराबाद, मुरादाबाद ही बनेगा हैदराबाद। जैसे 2022 में लगभग नहीं, समाजवादी पार्टी को सीट को हरवा दिया गया। वो दूसरी बात है, लोगों का आरोप है। वो तो उनका आरोप है। हार के खुद आते हैं, सेटिंग खुद करते हैं अंदर जाके अपनी जमीनें बचाने के लिए, हैं मदरसे बेचने वाले अपनी बात करते हैं खुद जाके और बाहर आके कुछ और कहते हैं। अब 2016 में हाई कोर्ट का एक फैसला है, मुरादाबाद का बड़ा मशहूर मामला है मदरसे का। तो हयातुल उलूम मदरसा जो होता है, मौलाना हैत साहब ने, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मदरसे की ज़मीन ली थी। वो सारी ज़मीन एमडी एक्वायर करना चाहती थी क्योंकि ऑन रोड की ज़मीन थी, दिल्ली रोड पर थी, 3 एकड़ के करीब। तो आज उसकी कीमत करीब 200 करोड़ है उस ज़मीन की कीमत। 2016 में समाजवादी सरकार में हाई कोर्ट से एक आदेश आता है, उसमें कहा जाता है कि भाई ये जो भी मैटर है, डिस्प्यूट है, इसको आप हल कर लीजिए, इसको टाइटल जिसको देना है दे दीजिए। मतलब कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे 2 लाइनों का कि ये ज़मीन जो है वो मदरसा हयातुल उलूम को दी जाती है, बात खत्म। होने नहीं दिया साहब, होने नहीं दिया, अखिलेश जी ने होने नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर यहाँ पे 3 एकड़ पे वो ज़मीन पे जब मदरसा बनेगा तो वो तो यूनिवर्सिटी की शक्ल में बनेगा। वो यूनिवर्सिटी बनती है यहाँ पर, और वो यूनिवर्सिटी बनती है यहाँ पे गरीब लोग, कमज़ोर लोग यहाँ पढ़ते। हम दिल्ली क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए? हम यहीं पढ़ते, हमारे बच्चे यहीं पढ़ते। तो वो अखिलेश यादव जी की सरकार ने होने नहीं दिया। अब आप ये बात किसी विधायक जी से या सांसद जी से पूछ लेंगे तो वो कहेंगे हमें पता ही नहीं था, या अखिलेश जी को पता नहीं था, वो ये बातें शुरू कर देंगे। मुरादाबाद के अंदर स्लॉटर हाउस था शहर के अंदर, आपने उठा के बंद कर दिया उसे। अच्छा, आपने बंद कर दिया, बोले साहब यहाँ गंदगी होती है। बहुत अच्छी बात है भाई, आप बड़े साफ सुथरे लोग हैं, तो आपने दूसरा स्लॉटर हाउस कहाँ खुलवाया? कहाँ खुलवाया? जो गोश्त 100 रुपए का मिलना चाहिए था, 150 रुपए किलो मिलना चाहिए था, वो गोश्त 400 रुपए किलो मिल रहा है साहब। आपने ये हालत कर दी है। और आप एक्सपोर्ट करवा रहे हैं गोश्त को। क्यों करवा रहे हैं भैया आपका एक्सपोर्ट? गोश्त को उत्तर प्रदेश से ही एक्सपोर्ट हो रहा है सारा, मुरादाबाद संभल से यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, सब गाजियाबाद से हो रहा है, आगरा, सब जगह से हो रहा है ना। क्यों हो रहा है भाई एक्सपोर्ट? ये गोश्त क्यों करवा रहे हैं आप बीफ का एक्सपोर्ट? आपको बंद कर देना चाहिए सारा का सारा। जब यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मेरा सवाल ये था कि AIMIM का विजन क्या है? MIM का विजन यही है कि जब तक आप नए लोगों को मौका नहीं देंगे, जब तक आप नए लोगों को, टेस्टेड लोगों को मौका नहीं देंगे, आपके हालात बद से और बदतर होते चले जाएंगे। MIM कभी किसी के खिलाफ नहीं है। वकील रशीद हो, शौकत अली साहब हो, बैरिस्टर ओवैसी साहब हो, वो किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, अल्लाह ना करे। हम कभी किसी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। हम क्यों खिलाफ होंगे? नहीं, ये आपका विजन नहीं है। हमारा विजन है कि शोषित वंचित समाज जो है सारा का सारा वो इकट्ठा होना चाहिए। सब मजलूम है, हम तो सबको मजलूमों। चलिए मान लीजिए इकट्ठे हो गए, हाँ, क्या करेंगे आप उनके लिए? क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जो हमारा एजुकेशन का मैटर है सबसे ज़्यादा। देखिए इतनी महंगी एजुकेशन है कि लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारी सेविंग खत्म हो जाती है। एक तो ये मैटर सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले कि लोगों को एजुकेशन मुफ्त होनी चाहिए या मिनिमम हो उसके अंदर 10 रुपए पे, 20 रुपए, 30 रुपए, ये इसकी वो होनी चाहिए। दूसरा आपका मेडिकल है, स्वास्थ्य सेवा जो है, बस 2 चीज़ों पे कम कर दी है। भाई चाइना जो है अपनी एजुकेशन पे कितना % खर्च करता है आप देख लीजिए, और हम कितना कर रहे हैं आप देख लीजिए। हम अपने डिफेंस पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और बच्चों की एजुकेशन पे खर्च नहीं कर रहे हैं। जब तक हम बच्चों की एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का विकास कैसे होगा? हमारा तो ये एसेट है, ये नौजवान, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी है नौजवानों की वो हिंदुस्तान में है, 65%। बताइए, आज क्या कहें कि समाजवादी के टाइम से मॉब लिंचिंग वाला दौर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। समझ लीजिए कि दाढ़ी वाले इंसान और टोपी वाले इंसान को आज निकलते हुए बड़ी मुश्किल सी, ये भी मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा कि उसके दिल में डर सा रहता है, क्योंकि एक ऐसा तबका तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसा जोम्बी घूम रहे हैं जो वो देखते हैं कि दाढ़ी टोपी वाले और उनको मानना शुरू कर देते। अभी हाल ही में तो शायद 3 दिन पहले की बात है,
सुल्तानपुर में एक ऐसा मामला है, 2 बच्चे जा रहे थे, उसको घेरा, मारा और 25-30 हज़ार रुपये उनसे छीन भी लिए गए। कई जगहों पर ये हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है। क्या ये चीज़ होनी सही है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस पर दलितों को भी मॉब लिंचिंग कभी कभी हो जाती है, ज़्यादातर मुसलमानों की हो रही है। बरेली में भी मामला हुआ, जो बिहार से मौलाना आ रहे थे, वो चीज़। इस पर क्या, किस तरीके से मुसलमानों को रहना चाहिए, दलितों को रहना चाहिए, और किस तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए? हाँ, वो तो चाहते हैं कि आप अपनी औकात और में अच्छा, रहें। आप एडवोकेट भी और आपकी पार्टी भी है एआई में, उन पीड़ितों को आपकी तरफ से किस तरीके की सहायता मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि वो तो चाहते हैं कि मुसलमान, दलित, कमज़ोर लोग, गरीब लोग अपनी औकात में रहें। वो तो चाहते ही हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीन ली जाए, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। ये तो उनकी सोच है ही। लेकिन बात ये देखिए, ये है कि जो लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग ज़्यादा मशहूर जो है वो अखलाक की जो हत्या हुई थी, वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन ये लिंचिंग जो है सिर्फ 2016 में या 2015 में शुरू नहीं हुई थी, 2014 में शुरू नहीं हुई थी। ये लिंचिंग तो हमारी सन 47 से चल रही है। हमारी लिंचिंग तो लगातार चल रही है पहले से। हाँ हाँ, जहाँ मुसलमान दिखा, अरे बोले मारो। हमसे तो नफरत की जाती है, हमसे तो हर लेवल पे नफरत की जाती है। हमारी हर चीज़ कंट्रोवर्सी है। हमारा खाना पीना, रहना सहना, टोपी दाढ़ी हिजाब, सब कुछ कंट्रोवर्सी है। हमारा खुदा कंट्रोवर्सी बना दिया, हमारा पैगम्बरों को कंट्रोवर्सी बनाते हैं, हमारे धर्म को, हमारी मस्जिद को, हमारे मदरसे को। उनका तो सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है कि मुसलमानों को, आप देखें ना, आप धर्म संसद होती है वहाँ, हाँ होती है, धर्म संसद होती है। नाम देखिए क्या है, इतना कितना मुकद्दस नाम है, धर्म संसद। नाम कितना मुकद्दस है, कितना पाक नाम रखा है। और काम देखिए धर्म संसद का, वो वहाँ से मुसलमानों के कत्लेआम का आह्वान करते हैं कि मुसलमानों को जेनोसाइड कर दिया जाए। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है आप देख लीजिए। अगर कोर्ट उसमें नहीं बोलता है तो जो थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है वो भी नहीं होती। लिंचिंग लगातार हो रही है। मुरादाबाद में पहली लिंचिंग हुई जो सबसे मशहूर हुई, शाहिदीन को मार दिया गया। शाहिदीन कुरैशी को मार दिया गया मंडी समिति के अंदर, उसकी लिंचिंग कर दी गई गाय के शक में। जी। अभी मध्य प्रदेश में अभी आप देख रहे होंगे कि कोर्ट से ऑर्डर आया है वहां से, तो कोर्ट नजीर अहमद की लिंचिंग कर दी गई थी 4 साल पहले, गौ तस्कर बताकर। तो उसमें 14 लोगों को जो आरोपी थे, 14 को उम्र कैद की सजा हुई है उसके अंदर। तो मुसलमानों को तो यही गौ तस्कर बना के मारा जाता है, ठीक। दलितों को अछूत कह के मारा जाता है, दलितों को अछूत कह के मारा जाता है, और महिलाओं को डायन कह के मारा जाता है। ये तो ये हमारा इतिहास है और हमारा वर्तमान है, ये चल रहा है ऐसे। बच्चों को बलि के नाम पर मार दिए देते हैं लोग, मारते हैं नहीं मारते। ये तो समाज हमारे समाज की कुरीतियां हैं और हमें इस पे काम करना चाहिए। लेकिन जो मॉब लिंचिंग वाला मैटर है, मेरा सवाल ये है कि चीज़ चल रही है, ज़ॉम्बी वाला समूह पूरा घूम रहा है, उसको एक चीज़ चाहिए होती, मारते हैं फिर वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं जी। उसका नहीं पता क्या उनका एक तरीके से उद्देश्य वो खौफ फैलाना चाहते हैं, खौफ फैलाना चाहते हैं। ऐसे खौफ में एआईएमएम की पार्टी की तरफ से, वकील रशीद साहब की तरफ से क्या उनके लिए मदद है? और दूसरी चीज़, ऐसे माहौल में वो किस तरीके से सेफ रहें? देखिए, मैं सबसे, जितने हमारे मुसलमान भाई हैं और जो दलित भाई हैं, और ख़ास तौर से इस टाइम मुसलमान टारगेट हैं, तो मैं उनसे अपील करता हूँ हमेशा कि आप लोग जो है बिल्कुल डरिए मत किसी से। डरना सिर्फ अल्लाह से है, किसी से नहीं डरना। दूसरा, लीगल कार्रवाई पूरी कीजिए, लीगल कार्रवाई कीजिए। एमआईएम का लीगल सेल है। आपको परेशानी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, शौकत अली साहब ने उत्तर प्रदेश में एमआईएम का लीगल सेल बनाया है। जहाँ भी आपको ज़रूरत हो, आप कम से कम हमसे रब्ता तो कीजिए। जब आप हमसे रब्ता नहीं करेंगे, हम आपकी कैसे मदद कर पाएंगे? कि अगर आप अदालत के जरिए काम करेंगे, आप लीगल काम पूरा करेंगे, तो आपको इंसाफ मिलेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मध्य प्रदेश में अभी उन सब 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो मैं सारे मुसलमानों से कहूँगा कि लीगल देखिए, कागज़ का पेट कागज़ से भरता है। अगर थाने के सामने भी किसी का मर्डर हो जाए ना, तो जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उसकी तहरीर वहाँ पे नहीं जाएगी, तो तहरीर तो देनी पड़ेगी। तो मैं सारे मुसलमानों से, अपने भाइयों से, सबसे कहूँगा कि कहीं पे भी आपको मुरादाबाद के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आपको परेशानी की ज़रूरत पड़ती है, आप हमसे रब्ता कीजिए डायरेक्ट। आप एमआईएम से रब्ता कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और ये जो चला रखा घर वापसी वाला मामला, घर वापसी तो कहते हैं कि घर वापसी आपकी भी करनी है, मेरी भी करनी है, उनकी भी करनी है, सबकी घर वापसी करनी है। टारगेट ज़्यादातर लड़कियां हैं।
देख हाँ ये बात ठीक है। अब आप देखिए ज्यादातर मामले बरेली बरेली के हैं, बरेली के सबसे ज़्यादा मामले हाँ। हैं। देखिए संगठित तौर पे ये काम करा जा रहा है, हम्म, इसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ये लोग मुस्लिम लड़कियों को हम्म, टारगेट कर रहे हैं और हम्म, उनको वर्गलाकर, उनको बहकाकर, हम्म, उनको उनके धर्म से दूर कर देना चाहते हैं। हम्म, यही काम वो मुसलमानों से कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी यही करवाते हैं हम्म, अपनी पार्टी के अंदर। जब तक आप उनकी पार्टी में हम्म, पैर नहीं छुएंगे, मूर्तियों के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम्म, ठीक है, तब तक आपको भी ना सत्ता मिलेगी, ना पद मिलेगा, ना टिकट मिलेगा। ये वहाँ पे भी है। यहाँ ओपन है, वहाँ छुप के होता है, इतना ही काम है बस। अच्छा, लेकिन हाँ, होता सब जगह है। हम हम्म, हमारे तो देखिए ऐसा है ना कि मुसलमानों के सभी दुश्मन हैं। हम्म, कोई कुछ खुले हैं, कुछ छुपे हैं। हम जब तक हम तब तक ये जंग हारे जाएंगे, हम्म, हम तब तक ये जंग हारे जाएंगे हम्म, जब तक आस्तीन के सांप न मारे जाएंगे। हम जंग हार ही हो रहे हैं। अच्छा, हमारे बीच में ही मीर सादिक, मीर जाफ़र मौजूद हैं। अल्लाह हम्म, पाक हमारी और आपकी उनसे हिफाजत फरमा दे। और मैं ख़ास तौर से अपने आलिमों से, अपने इमामों से, अपने उलमाओं से, अपने सूफ़ियों से मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते बहुत हो गया। आप ये अखिलेश यादव जी को हम्म, बचाना छोड़ दीजिए। आप राहुल गांधी जी की नहीं जवानी कुर्बान करना बंद कर दीजिए। हम्म, बुलडोज़र आपके घरों पे चलेगा, बुलडोज़र हमारे घरों पे चलेगा, मुकदमे हमारे ऊपर लगेंगे, मुकदमे मुसलमानों पर लगेंगे, ठीक है? ना राहुल गांधी कभी जेल जाएँगे, हम्म, ना अखिलेश यादव का कभी घर टूटेगा। हम्म, तो अगर इससे बचना है तो अपनी फ़िक्र करिए, हम्म, बका की फ़िक्र करो। मुरादाबाद के बहुत मशहूर शायर हैं, कैफ मुरादाबादी साहब, उनका हम्म, शेर है कि बका की फ़िक्र करो खुद ही ज़िंदगी के लिए, ज़माना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। आप अखिलेश यादव जी पर और राहुल गांधी जी पर ये आप दाल भिगोना बंद कर दीजिए। आप अपने पर भरोसा कीजिए। आप अपने पर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हम्म, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हम्म। हाँ, हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, हम संविधान के मानने वाले हैं। हम कह रहे हैं आप अपने आप को मजबूत कीजिए। आप अखिलेश यादव जी उनसे अपना पीछे छुड़ा दीजिए। AIMM 2027 में कितना मजबूत हो रही है बहुत ज़्यादा बेइंतहा अनएक्सपेक्टेड मुरादाबाद में? अविवश क्या कहते हैं उसे? हम्म, अवि अविवशनीय नहीं, हाँ, क्या कहते हैं हिंदी में? काट देना लाइन ये। अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, मतलब जो हमने उम्मीद नहीं करी थी उससे ज़्यादा है। 200 सीटें लड़ने का हाँ, हमारी लगभग तो इरादा है। तैयारी है। हमारी 200 सीटों पे लड़ने की तैयारी है। अगर अखिलेश यादव जी और बाकी लोग जो हैं हम्म, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो गठबंधन करें। उन्होंने नहीं बनना है, उनको मुबारक। हम्म, हमने मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है अभी। हम्म, हम चाहते ज़रूर हैं कि एक हिजाब पहनी महिला, मुस्लिम महिला देश की प्रधानमंत्री बने। ये हमारी चाहत ज़रूर है, लेकिन हमें पता है ये चाहत अभी हमारी अभी पूरी नहीं होनी है। हम्म। तो अभी तो मुख्यमंत्री का दावा उनका है। अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना है, एमआईएम से अच्छा, गठबंधन हिजाब करें। वाली महिला की जगह दलित महिला? बिल्कुल बने, बिल्कुल बने। हम्म, हम तो चाहते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। अब हम्म। तक क्यों नहीं बनी वो? इन्हीं लोगों ने तो बनने नहीं दिया, 2027 में कोई गठबंधन की? जो सामंतवादी लोग हैं उन्होंने नहीं बनने दिया। हम्म, वो नहीं बनने देना चाहते एक दलित और गरीब महिला को जो समाज से आई है कि वो हमारी प्रधानमंत्री बनेगी। हम्म, यही तो सोच है मुसलमानों का। तो बस इतनी सी बात है हम्म, कि आज़ादी के बाद से कि फना हुआ कोई खिताब कोई ले गया, हम्म, फना हुआ कोई खिताब कोई ले गया, इबादतें किसी की थीं सवाब कोई ले गया, ज़ख्मों से चूर किसके हुए पाँव देखिए, हम्म, आराइशे चमन का सिला कौन ले गया। तो मुसलमानों के साथ तो यही रहा है हम्म, कि कुर्बानियाँ हमने दी, फांसी के फंदे हमने चूमे, हम्म, तोप के गोले के आगे हम खड़े हुए, गोलियाँ हमने खाईं हम्म, और हम्म, मलाई कोई और खा गया। हमारे हम्म, साथ तो यही धोखा होता रहा हमेशा। हम्म, आज भी हमारे साथ ये चल रहा है। हम्म, सारा वोट हम देंगे, सारे नारे हम लगाएंगे, सारी दरिए हम बिछाएंगे, हम्म, सारे पैसे हम देंगे और मलाई जो है वो अखिलेश यादव जी खाएंगे। हम्म, तो अब ये दौर बदल रहा है। ये जेन ज़ी का ज़माना है, हम्म, ये इंटरनेट का ज़माना है। अब आप इस चीज़ से बच नहीं सकते। मुसलमानों में जागरूकता लगातार बढ़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो जागरूकता फैलाई है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये अब लोग उठेंगे। मस्जिद वाला हाँ, मैटर, हाँ, जामा हाँ, मस्जिद वाला, ठीक। 1967 में हम्म, पहली बार जो गवर्नमेंट का गेजेटेड होता है हम्म, उसमें ये दाखिल करी गई बात। ये हम्म, किसने दाखिल करी?
किसके साथ सरकार शायद थी? मुरादाबाद से हुआ था ना वो। जी, तो पहले समर हाँ, मुरादाबाद में हाँ, था एक ना, ही, हाँ ठीक है। एक ही था ना। तो किसने दाखिल करा था वो? कांग्रेस की सरकार थी सर। हम्म, ये तथाकथित सेकुलरों की सरकारें थी। इन्होंने देखिए हमेशा यही लोग जो हैं कांग्रेस और समाजवादी यही पूरा रास्ता तैयार करते हैं हिंदुत्व का, बंजर जमीन पर, अच्छा, और खेती लहराती है बीजेपी की, यही तरीका फसल है। काटने का काम बीजेपी का, जी, आपका कहने का मतलब। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया वकील शुक्रिया साहब। आपका, बहुत शुक्रिया। आपने सारी चीज़ें बताई कि 1980 में दंगा होता है, 83 में रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है, पब्लिश नहीं होती है, 2004-5 में सच्चर कमेटी बनती है, 2008 तक पब्लिश की जाती है, उसको लागू नहीं किया जाता, जिसकी वजह से AIMM गठबंधन तोड़ लेती है। 200 सीटों पर कम से कम AIMM का चुनाव लड़ने का इरादा है इस बार, और इस बार वकील रशीद साहब का कहना ये है कि न्योते सबको भेजे जाएंगे और सबसे बात की जाएगी कि आने वाले वक्त के चुनाव यानी 2027 में मिलकर के चुनाव लड़ा जाए और सेकुलर सरकार बनाई जाए, जिससे जो कम्युनल ताकतें हैं उनको थोड़ी शिकस्त मिले और समाज में अमन पसंद लोग सरकार चलाएं। लेकिन देखना यही है कि क्या 2027 के इलेक्शन में अखिलेश यादव इनका न्योता स्वीकारते हैं, मायावती स्वीकारती हैं, या फिर ये अकेले बारात लिए हुए विधानसभा की तरफ रुख करते हैं, और कितने विधायक अपनी विधानसभा यानी लखनऊ पहुंच पाते हैं। आप देख रहे थे जनसोच, बहुत बहुत शुक्रिया।